नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर आपके पास पहुंच ही रही है बच्चों, तो उसी क्रम में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पीछे का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में जो पीछे आपने रीड किया है वो क्या था और आपने क्या पढ़ा था। हम लोग तो उम्मीद यही करते हैं बेटा कि आप लोग घर बैठकर उन सभी वीडियोस को रीड भी कर रहे हैं, अच्छे से देखकर उनके नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद जहाँ कर रहे हैं वहाँ सही भी है, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं उसको वो टॉपिक समझ में कैसे आएंगे। कोशिश कीजिए कि आप घर बैठकर जितने भी वीडियोस आप तक पहुंचाए गए हैं वो आप उनको वैसे ही देखें, रेगुलर उनकी क्लास अटेंड करें और उनके नोट्स भी आप तैयार करें। अपने ने पीछे की जो क्लास थी उसमें त्रुटियों के बारे में डिस्कस किया था। त्रुटियां अपन ने पढ़ी थी, कुछ त्रुटियां कैसी होती है, जिसके अंदर अपन ने देखा कि अपने पास 3 प्रमुख त्रुटियों के भाग थे, जिसमें अपन ने बिंदु दोष और रेखीय दोष। राइट, आपके चार्ट आपके पास खुला हुआ होगा तो आप थोड़ा सा उसे खोल भी लीजिए, है ना। तो खोल लिया होगा। चलते हैं, अपन शुरू करते हैं। एक बार चार्ट को ही रिकॉल करते हैं बेटा कि अपने पास जो पहला बिंदु दोष था, उसके बाद रेखीय दोष था। बिंदु में तो धातु निकल जाते हैं या फिर जो भी अवयवी कण है वो स्थान छोड़ जाते हैं, और जो अपन रेखीय दोष में पढ़ रहे थे उसमें अवयवी कण रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद अपन ने रेखीय दोष को तो क्लासिफाइड नहीं किया था, बिंदु दोष को ही क्लासिफाइड किया था। बिंदु दोष में अपन ने पढ़ा था कि अपने पास जो त्रुटियां हैं वो किस प्रकार की है। तो अपन ने एक तो देखा था स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। सही है ना। तो स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष के अंदर आपने 4 प्रकार की त्रुटियों को डिस्कस किया था, जिसमें संरचना बदलती नहीं है। स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष में संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसमें 4 भाग पड़े थे। सबसे पहले कौन सा दोष था आपका? रिक्तिका दोष, फिर अंतरकाशीय दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। राइट, याद आ गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से भी मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आपका शॉटकी और फ्रैंकल दोष ऐसे दोष हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें विथ एग्जाम्पल याद करें। मैंने कहा था एक एग्जाम्पल है आपका AGBR, जो कि ऐसा एग्जाम्पल है बेटा जो कि इन दोनों त्रुटियों में कॉमनली एग्जिस्ट करता है, यानी कि अपन जब भी इनकी बात करते हैं तो इनमें दोनों ही त्रुटियों का सिमिलर एग्जाम्पल है AGBR। बाकी NaCl है, KBr है, ये सब अलग अलग त्रुटियों के लिए फ्रैंकल और शॉटकी में विभेदन कर देता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है। चलते हैं, अब अपना टॉपिक आज का स्ट्राइक्योमेट्रिक आपने पढ़ लिया था। अब अपन देखेंगे नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। आज का अपना टॉपिक है ठोसों में त्रुटियों का ही सेकंड पार्ट, जिसमें अपन लेंगे नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष। क्लियर है? नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक दोष क्या है, इसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं कि नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक जो भी दोष होते हैं उनके अंदर जो यौगिक होते हैं बेटा, उन यौगिकों में अवयवी कण या यूं बोलें धनायन व ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन, ऋणायन असमान रूप से अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। स्थान छोड़ के चले गए, जैसे ही स्थान छोड़ा, छोड़ते ही क्या हो गया
कि इनके अंदर इनका रासायनिक सूत्र बदल जाता है। क्या बदल जाता है? रासायनिक सूत्र बदल जाता है, राइट। रासायनिक सूत्र बदलता है तो ऐसे यौगिकों को बर्थोलाइड यौगिक कहा जाता है। ऐसे यौगिकों किस यौगिकों जो जिसके अंदर ऐसा यौगिक है जिसमें धनायन और ऋणायन असमान से निकल गए, उसके बाद उनका रासायनिक सूत्र बदल गया तो उन्हें एक नाम दिया गया है बर्थोलाइड यौगिक, राइट। बर्थोलाइड यौगिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डोज का एक बेस। इसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है और इसको क्लासिफाइड करके मैक्सिमम अपन बात करें एकदम क्रम में तो केवल 2 भागों में ही इसको डिवाइड किया गया है। अपन यूँ कहें कि धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। धातु अधिक्य दोष धातु न्यूनता दोष। क्लियर? धातु अधिक्य धातु न्यूनता को फिर से 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। अपन इसका चार्ट अलग रूप से अभी बनाकर देखेंगे। तो थोड़ा सा धातु अधिक्य दोष क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि धातुओं की या धनायन हो चाहे ऋणायन हो, इनकी संख्या बढ़ती है। दोनों की ही संख्या क्या होती है बेटा? बढ़ती है। न्यूनता में चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, संख्या घटती है। क्लियर? अब इनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहती है, ताकि आप अच्छे से इनको रीड कर सकें। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपन इसके जो क्लासिफिकेशन है इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। आइए, धातु अधिक्य और धातु न्यूनता दोष को किस प्रकार समझ सकते हैं। धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य मतलब धनायन ऋणायन की अधिकता व धातु न्यूनता मतलब धनायन व ऋणायन की संख्या में क्या होना? कमी। तो सबसे पहले 2 भाग बनाए गए हैं। धातु अधिक्य दोष, उसके बाद दूसरा है आपका धातु न्यूनता दोष। क्लियर? धातु अधिक्य दोष को अपन फिर से 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। धातु अधिक्य में धनायन अधिक्य दोष, धनायन अधिक्य दोष, ऋणायन अधिक्य दोष। ये क्या हैं और कैसे हैं? तो पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अपने पास एक क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइड यौगिक है। ये रहा आपका क्रिस्टलाइड यौगिक, ठीक है। आ गया। अब इस यौगिक के अंदर ये क्या कह रहा है? धातु अधिक्य दोष। ध्यान करेंगे, धातु अधिक्य मतलब अपने पास प्लस माइनस
प्लस माइनस, फिर माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, फिर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। धनायन अधिक्य दोष, इसका मतलब कि इनके अंतरकाशीय स्थल में, किनके, इस प्रकार के यौगिकों जिनमें धनायन और ऋणायन क्रम से अरेंज है क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में है, इनमें यदि कोई बाहर से क्या आ गया, धातु धनायन आ गया, कौन आ गया, धातु धनायन, ये धनायन आ गया, तो इस क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए इनके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। तो इस प्रकार क्रिस्टल तो उदासीन बन जाता है और एक धनायन आने की वजह से क्या हो जाता है, धातु अधिक्य दोष हो जाता है। धातु अधिक्य दोष किसे कहते हैं, जब किसी क्रिस्टल में, ध्यान करेंगे, जब किसी क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थल में बाहर से अतिरिक्त धनायन जब प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल के संरचना सूत्र बदल जाते हैं। साथ ही इसके क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने के लिए इसी के अंतरकाशीय स्थल में उसी समय तुरंत क्या आ जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे कि इनमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, धातु अधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। आगे चलते हैं, ऋणायन अधिक्य दोष। ऋणायन अधिक्य दोष, तो अपन पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, धातु अधिक्य दोष समझ में आ गया हुआ है। अब ऋणायन अधिक्य दोष, ये आपका ऋणायन अधिक्य दोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर आप मेरे साथ ही बनाएं ताकि आपको भी ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अपने पास वही सेम डायग्राम, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, वापस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। अब अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर देखो ए लिखना था ना, ए प्लस, धातु अधिक्य में ए प्लस में है ना, बी नहीं, तो ए प्लस में करेक्शन इस तरह से कर लेना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब अपने पास क्या है कि कोई ऋणायन क्या आ गया बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, ऋणायन आ गया। तो ऋणायन जैसे ही अधिक्य में आया तो कोई भी धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। अपने ऑक्सीकरण अंक में जैसे ही वृद्धि करेगा तो विद्युत उदासीन हो गया, कौन, क्रिस्टल, और साथ ही इसके रासायनिक सूत्र में तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। धातु अधिक्य दोष में अपन एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल होता है आपका ZnO इजिकल टू Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर देता है, इसको संतुलित कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या था, ये इस प्रकार की संरचना में यहाँ तो ये था सफ़ेद कलर का, और यहाँ पर आयनों के आ जाने से, बढ़ जाने से क्या बन जाता है, पीले रंग का क्रिस्टल बन जाता है। ये किस में है, धातु अधिक्य दोष में। वहीं ऋणायन के अंदर अपन अधिक्य में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोई भी धनायन जो है अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर लेता है, जिससे ये क्या कर देता है, विद्युत उदासीन तो बना देता है, लेकिन इसके रासायनिक सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, घनत्व भी बदल जाता है, क्योंकि एक ऋणायन जो है वो क्या हो जाता है बेटा, अतिरिक्त आ जाता है। इसलिए इस प्रकार के दोषों को हम ऋणायन अधिक्य दोष कहते हैं। आगे चलते हैं, आपका अगला है धातु न्यूनता दोष। आप इसे इस तरह से ही स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको अपन डिफाइन करेंगे तो अपने को इसको इरेज करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अपन पहले से ही क्या कर लें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अगला आपका है दूसरा टॉपिक, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, धातु न्यूनता दोष। ये है आपका दूसरा टॉपिक, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष हो गया। न्यूनता दोष में धनायन न्यूनता दोष, धनायन न्यूनता दोष, और दूसरा आपका क्या होगा बेटा, ऋणायन न्यूनता
दोष। बात क्लियर हो गई होगी। धनायन न्यूनता दोष का मतलब क्या है कि कोई भी क्रिस्टल आपके पास है तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी क्रिस्टल आपका है तो उसके अंदर कोई भी धनायन, तो धनायन अरेंज कर देते हैं यहाँ पर A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस। यहाँ पर कोई भी धनायन क्या करेगा, अपना स्थान छोड़कर चला जाता है। यदि धनायन अपना स्थान छोड़कर चला गया तो दूसरा धनायन उसको क्या करेगा, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेगा। अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करने से इसका आवेश जो है वो तो बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, यानी कि धनायन रिक्तिका दोष के नाम से भी जाना जाता है। धनायन न्यूनता दोष को धनायन रिक्तिका दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनायन जो है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है। इस विद्युत उदासीन बनाने के लिए दूसरा धनायन अपने आवेश में क्या कर लेता है बेटा, परिवर्तन कर लेता है, यानी अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है। तो आवेश में तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन धातु में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो ये धातु न्यूनता दोष कहलाता है। दूसरा है आपका ऋणायन न्यूनता दोष, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान करेंगे कि अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं। धातु न्यूनता मतलब ऋणायन में न्यूनता, धनायन में न्यूनता। तो ऋणायन धनायन में न्यूनता अपन देख चुके हैं, और अब अपन चलते हैं किसके अंदर, ऋणायन में। तो ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। धातुओं को प्लस माइनस में ही अरेंज क्यों किया जाता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल होता है वो धनायन व ऋणायन के संयोग से ही बनता है, राइट। तो अब चलते हैं अपन ऋणायन दोष। तो जैसे ही कोई भी ऋणायन जो है वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो वहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। किसकी जगह पर, जहाँ से एक ऋणायन बाहर निकलता है वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फेरवे कहते हैं, फेरवे वे कहते हैं, यानी ये एक एफ सेंटर बन जाता है। कौन सा सेंटर बेटा, एफ सेंटर, यानी इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है एफ सेंटर, क्योंकि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी में आ जाता है तो वो रिक्तिका क्या कहलाएगी, एफ सेंटर के नाम से कहलाएगी। इसे एफ सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम दिया गया है फेरवे, जिसका अर्थ होता है रंगीन, कलरफुल करने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरवे। आप जानते हैं किसी भी धातु में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो क्या होते हैं, उतने ही ज़्यादा कलरफुल और अच्छे दिखाई देते हैं। तो फेरवे के कारण इसके अंदर क्या होता है, ये क्रिस्टल कलरफुल दिखाई देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एफ सेंटर क्या है, तो आप कहेंगे धातु न्यूनता दोष में ऋणायन न्यूनता के अंदर जब कोई भी ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है तो उसके स्थान पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे हम एफ सेंटर, तथा इसके नाम को फेरवे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या बेटा, कलरफुल, यानी रंगीन करने वाला तत्व या यौगिक। समझ में आ गई होगी बात। यह है आपका धातु न्यूनता दोष। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, आपका लास्ट आज की त्रुटियों का टॉपिक है, जिसे अपन बताएंगे। सबसे लास्ट अपना है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या है,
वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है कि अशुद्धि का मतलब क्या होता है, यानी कोई क्रिस्टल जो शुद्ध अवस्था में है उसके अंदर यदि कोई अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। तो अशुद्धि दोष के बारे में सबसे पहले रीड करेंगे कि वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक बट नॉट द लेस्ट। ठीक है, तो आइए अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, ये दोष क्या है? इस दोष के अंदर किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, राइट? गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। तो ये गुणवत्ता को बढ़ाने का क्या सिस्टम है? तो कहा कि अपने पास NaCl का एक क्रिस्टल है। क्या है? NaCl का एक क्रिस्टल है जिसके अंदर अपन ने स्ट्रोंशियम +2 को डाल दिया। NaCl का जो क्रिस्टल है बेटा Na+Cl-, लेकिन अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया आपने? स्ट्रोंशियम +2, जिसपे कितना चार्ज है? +2, अर्थात एक स्ट्रोंशियम की अशुद्धि मिलाने पर 2 सोडियम के अणु वहां से चले जाते हैं, अर्थात वहां पर एक धनायन रिक्त रह जाता है। थोड़ा सा ध्यान करेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं, क्योंकि अपन जब तक इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं तब तक अपने को ये चीज समझ में भी नहीं आएगी। NaCl का एक क्रिस्टल है, तो आइए अपन एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन देते हैं कि ये किस प्रकार से अरेंज किया गया है, क्योंकि जब तक अरेंजमेंट समझ में नहीं आता तब तक अपने को कोई भी क्रिस्टल समझ में नहीं आता, क्योंकि हर क्रिस्टल में मैंने स्ट्रक्चर को बनाकर डिफाइन किया है। तो आइए अपने पास Na+Cl-, Na+Cl-, फिर वही Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, ये आपका एक क्रिस्टल है जिसके अंदर अपन ने ये सोडियम को हटाया। इसकी जगह अपन ने क्या रख दिया बेटा? इसकी जगह अपने ने रख दिया स्ट्रोंशियम +2। जैसे ही अशुद्धि को मिलाया तो अशुद्धि को मिलाते ही यहाँ पर चार्ज बढ़ गया, तो एक सोडियम खुद ब खुद यहाँ से बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर चला गया तो यहाँ से जगह खाली हो जाती है और वो बन जाता है धनायन रिक्त स्थान बन जाता है। इसलिए ध्यान करेंगे कि इस प्रकार की अशुद्धियों को अपन अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक डोपिंग रह गया ना, एक रिक्त स्थान रह गया ना, इसलिए अपन कहते हैं इसे क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका अशुद्धियों का टॉपिक जिसे अपन ने आज अच्छे से डिस्कस किया है। और ये होने के बाद अपन आज आगे तो टॉपिक जो है आपका अगला टॉपिक जो है अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ठोसों के अंदर चालकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको भी इसी तरीके से लिख सकें। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप इनको अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है ठोसों में चालकता। थैंक यू।